हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने संथाल जनजाति और उराव जनजाति के बारे में विस्तृत विवरण उनका देख लिया है। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मुंडा जनजाति। ठीक है, ये झारखंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों को जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मुंडा जनजाति के बारे में क्या क्या उनके प्रमुख देवी देवता हैं, क्या क्या इस एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनजाति के बारे में। तो आज हम लोग उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि देखिए मुंडा का अर्थ क्या होता है। अगर इस मुंडा वर्ड को देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा अथवा धन। वैसा व्यक्ति जो अपने प्रतिष्ठा और धन में बहुत ही उत्तम होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। और वैसे माना भी जाता है कि झारखंड को बसाने में इन मुंडा जनजातियों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और मुंडा जनजातियों का ही सबसे पहला ऐसा झारखंड में ये जनजातियाँ थी जिनकी सबसे पहले यहाँ पे राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए, और ये झारखंड की क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए यहाँ पे संथाल और उराव, ये दो जनजातियों के बाद मुंडा ही तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और इनकी झारखंड में अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखते हैं कि इनकी कुल जनसंख्या क्या है, तो वो है 12,29,221। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इनकी जनसंख्या कितना है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये प्रतिशत की दृष्टि से कितने हैं। तो ये प्रतिशत की दृष्टि से हैं 14.22%। ठीक है, 14.22%। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, और ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? देखिए प्रजाति से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको भी अगर आप लोग ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को हमारे चैनल पे। तो उसमें मैंने बता दिया था कि प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन से प्रजातियां आती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो मुंडा जनजाति है ये प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषता है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो बताइएगा कमेंट में कि क्या क्या आप लोगों को विशेषता याद है। ठीक है, चलिए, और इनका जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है। ठीक है, और ये भाषा के हिसाब से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये अपने भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो भाषा है मुंडारी भाषा, इसे अपनी भाषा में ये क्या कहते हैं, तो इसे होड़ो जागर कहते हैं। ठीक है, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को उराव में कुड़ुक भाषा के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह से मुंडारी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं कि झारखंड में ये किन किन क्षेत्र में इनका निवास अधिकतर है। ठीक है, चलिए, ये रांची जो कि झारखंड की राजधानी है रांची, तो यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ये जनजाति सबसे ज़्यादा रांची में ही पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ और क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हजारीबाग जिला में, पलामू जिला में, सिमडेगा जिला में और गुमला जिला में। इसके अलावा भी इनका कुछ विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में भी है। ठीक है, चलिए, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जनजातियों में बहुत सारा गोत्र पाया जाता है। ये अपने आप को विभक्त करके रखते हैं गोत्र में, जिससे कि अपने जो गोत्र है उनमें क्या होता है ना कि गोत्र के अंतर्गत इनका एक जैसे नाम भी दे दिया जाता है और साथ ही कुछ प्रतीक चिन्ह भी होता है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इन्हें ये ना मारते हैं ना उसे छू सकते हैं, उनके साथ ये किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे इनके गोत्र में कोई पेड़ पौधा भी होता है जिसे उन्हें काटना मना होता है। तो समझिए कि इनके जो गोत्र हैं ये पर्यावरण को बचाने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, तो चलिए, इनके जो गोत्र है इन्हें ये क्या कहते हैं? किली कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गोत्र को कुल, किली ये सब नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। ठीक है, और देखिए ये एक रिजले जो कि मानव वैज्ञानी हैं, जो बहुत बड़े मानव वैज्ञानी हैं, इनके अनुसार मुंडा जनजाति में लगभग देखिए 340 गोत्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुंडा जनजाति में सबसे ज़्यादा गोत्र अगर किन्हीं जनजाति का है तो ये मुंडा जनजाति का। ठीक है, 340 गोत्र हैं। ठीक है, और चलिए एग्जाम्पल के लिए कुछ गोत्र का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे भेंगरा, होरो, सुरीन, नाग। देखिए ये जो नाम लिखे गए हैं ना, इनका कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैसे ये जो नाग जो गोत्र है इनका प्रतीक चिन्ह है नाग,
और ये नाग जो सांप है उसे ना ये मार सकते हैं, ना ही उसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे मछली उछली का भी गोत्र चिन्ह होता है, तो उन्हें वो ना मारते हैं ना वो खाते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अब ये अपने आजीवन के लिए कुछ पेशा को अपनाएंगे, मतलब कि अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या इतना ज़्यादा है झारखंड में, तो ये अपना जीवन को कैसे चलाते हैं झारखंड के अंतर्गत, झारखंड राज्य में रह के। तो देखिए, ये कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, कृषि कार्य करते हैं और इसके अलावा साथ में ये क्या करते हैं, पशुपालन का भी कार्य करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत जैसे कि गाय पालना, भेड़ बकरी वगैरह, ये सारे चीज़ ये क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे पेशा तक देख लिया है। चलिए, अब हम देखते हैं इनमें विवाह का प्रकार, ठीक है। जैसे जनजातियों में विवाह के कई प्रकार होते हैं और बहुत सारे प्रचलन होते हैं उनके विवाह में, ठीक है। चलिए, विवाह में इनमें कई प्रकार देखा जाता है और सबसे प्रचलित जो विवाह है, जो मुंडा जनजाति के अंतर्गत सबसे प्रचलित विवाह है, मतलब अधिकतर जो लोग विवाह करते हैं वो इस आयोजित विवाह का प्रकार होता है, ठीक है। आयोजित विवाह के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो विवाह होता है ये माता पिता के पसंद से ही विवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। चलिए, इसके अलावा भी विवाह में कई प्रकार है। राजी खुशी विवाह, इसके अंतर्गत क्या होता है इस विवाह में कि इसमें लड़का लड़की जो होते हैं वो खुद से ही पसंद करके विवाह करते हैं, ठीक है। राजी खुशी विवाह, अपने खुशी से, इनमें क्या होता है उनका जो अपना खुशी है वो सर्वोपरि होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या होता है कि अगर किसी लड़की को अगर पसंद कर लिया गया है तो उनका अपहरण करके विवाह किया जाता है, तो उसे हरण विवाह कहते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सारे विवाह के प्रकार हैं। और अगला जो है वो है सेवा विवाह। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो विवाह है वो सेवा विवाह है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो लड़का होता है वो लड़की के घर में रहकर, मतलब जो वर होता है वो वधू के घर में रहकर वधू मूल्य चुकाने के लिए उसके परिवार के साथ में वो क्या करता है, परिवार का सेवा करता है, ठीक है। और जब सेवा संपन्न हो जाता है उसके बाद ही वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा सकता है। तो ये विवाह सबसे, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा विवाह है सेवा विवाह, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हठ विवाह। हठ विवाह में क्या होता है कि जो लड़की होती है अपने पसंद के लड़के के घर में जाकर रहने लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका विवाह कर दिया जाता है, तो उसे हठ विवाह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नोट करके मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि सम गोत्रीय विवाह वर्जित है। जैसे कि देखिए, इनमें बहुत सारा गोत्र पाया गया है, गोत्र पाया जाता है, तो इनमें क्या है कि समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम गोत्रीय विवाह नहीं किया जाता, वो मना है, वो वर्जित है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं विवाह के समय में वधू मूल्य। देखिए दोस्तों, विवाह के समय एक वधू मूल्य का प्रचलन है। जनजातियों में वधू मूल्य बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और मुंडाओं में जो वधू मूल्य है, जैसे कि मैंने संथाल का वधू मूल्य के बारे में जब आप लोगों को बताया था, तो मैंने बताया था कि वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। तो उसी तरह ये मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहा जाता है, ठीक है। कुरी का मतलब होता है लड़की और गोनोंग का मतलब हो गया कि जो रुपया पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो गोनोंग टका और कुरी गोनोंग। देखिए, वधू मूल्य आप लोग पहले ही आप लोग समझ गए हैं कि वधू मूल्य क्या होता है। इसमें लड़के के तरफ लड़का जो होता है, वर पक्ष जो होता है, वो वधू पक्ष को रुपया पैसा सामान वगैरह दिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसी वधू मूल्य से बचने के लिए ही ये हरण विवाह किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को हरण विवाह के बारे में बताया, तो ये वधू मूल्य से ही बचने के लिए हरण विवाह किया जाता है। इसमें लड़की का हरण किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने वधू मूल्य समझ गया कि क्या है, ठीक है। अब हम लोग युवागृह के बारे में समझते हैं। देखिए, जनजातियों में युवागृह क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए, युवागृह इसमें जो मुंडा जनजाति है उनके युवागृह को एक अलग नाम दिया गया, ठीक है। उसे कहते हैं गीती ओड़ा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे उरांव के युवागृह को क्या कहते हैं, मुंडाओं के युवागृह को क्या कहते हैं। युवागृह तो हर एक में एक ही उद्देश्य से बनाया गया है कि उनके जो भी पारंपरिक जो शिक्षा है, जनजातीय शिक्षा है, उसको देने के लिए, लेकिन इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, अब इनके प्रमुख देवी देवता को हम लोग देखते हैं। इनके देवी देवता जो होते हैं वो हिंदू देवी देवता से अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता है सिंहबोंगा, ठीक है। देखिए, सिंहबोंगा जो देवता हैं ये मुंडा जनजातियों के प्रमुख देवता हैं और ये किस चीज़ के देवता हैं, सूर्य के देवता। जैसे हम लोगों ने उरांव जनजाति में पढ़ा था कि उनके प्रमुख देवता धर्मेश हैं जो सूर्य के देवता हैं, उसी तरह से मुंडा जनजाति में जो उनके प्रमुख देवता हैं वो है सिंहबोंगा और ये किसके देवता हैं, सूर्य के देवता हैं, ठीक है।
चलिए, और इसमें एक नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंडा जनजाति स्वयं को सिंगबोंगा का वंशज मानते हैं। ठीक है, देखिए जो सिंगबोंगा इनका प्रमुख देवता है, तो इन्हीं के ये अपने आप को क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। मतलब ये इन्हें सिंगबोंगा को क्या मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे जो बोंगा वर्ड है, इस बोंगा वर्ड का अर्थ होता है देवता। ठीक है, इसका बोंगा का कोई और मतलब नहीं है, बोंगा का अर्थ हो गया देवता। ठीक है, चलिए उसी तरह से और भी इनके प्रमुख और भी कई देवी देवता हैं, उनके नाम को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हाथू बोंगा, हाथू बोंगा हो गए इनके ग्राम देवता। ठीक है, उसी तरह से देखिए देसावली, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि देसावली जो है वो किस तरह के देवता हैं। तो ये देखिए गांव की प्रमुख देवी हैं ये। ठीक है, देवता तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है, गांव की प्रमुख देवी हैं। ठीक है, जो गांव की रक्षा करती हैं। ठीक है, उसके बाद है इकिर बोंगा, इकिर बोंगा का अर्थ हो गया जल देवता। बुरु बोंगा, अगले जो है वह बुरु बोंगा, बुरु बोंगा का अर्थ हो गया पहाड़ के देवता। ठीक है, अगले हैं ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा क्या है, इनके जो पूर्वजों के जो आत्मा हैं उनका ये पूजा करते हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये पूर्वजों की पूजा करते हैं इसमें। ठीक है, पूर्वजों की आत्माओं का पूजा करते हैं इसमें ये। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जनजातीय लोग ये मानते हैं कि जो उनके पूर्वज जिनका निधन हो चुका है वो कहीं और नहीं गए हैं, बल्कि उनके आसपास के कुछ जो भी पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, इसी में वो क्या कर गए हैं, उनके आत्मा बस गए हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं ना कि अपने आसपास जो भी चीज़ इनके प्रकृति में दिखाई देती है उनके सभी के ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुंडा जनजाति में 3 स्थल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पहला स्थल है सरना, आप लोगों के नाम याद अच्छे से कर लीजिएगा। सरना, ये बार बार ये नाम आएंगे, सरना, अखड़ा और शासन, जिसको ससन भी कहते हैं, इस शासन को ससन भी कहते हैं। ठीक है, जो सरना है ये धार्मिक स्थल है इनका, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं ये इसी स्थल पे किए जाते हैं। ठीक है, सरना स्थल पे। ठीक है, उसी तरह से जो अखड़ा होता है, अखड़ा क्या होता है कि जितने भी प्रकार के नृत्य, पूजा वगैरह से जो भी, जैसे कि जो एकजुटता, जहाँ पे ये लोग एकजुट होकर अपने किसी पर्व त्यौहार को मनाते हैं तो इसी अखड़ा में मनाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक नृत्य का भी भाग क्षेत्र हो गया या फिर पूजा पाठ का। देखिए ये धार्मिक स्थल का मतलब हो गया कि इस जगह पे ये किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई और भीड़ भाड़ वाला उतना काम नहीं करेंगे, लेकिन ये अखड़ा में क्या करेंगे, नृत्य या फिर मनोरंजन के लिए इसमें ये जमा होते हैं। ठीक है, इसी अखड़ा में। और ये शासन और ससन जो है ये पूर्वजों का जो हड्डी रखा जाता है उसे कहते हैं, पूर्वजों की हड्डियाँ जहाँ पे रखी जाती हैं। ठीक है, पूर्वजों की हड्डियाँ जहाँ पे रखी जाती है उसे शासन या ससन कहते हैं। ठीक है, चलिए और अब हम लोग आगे देखते हैं इनके प्रमुख पर्व त्यौहार। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे इनके देवी देवता पढ़ लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रमुख पर्व त्यौहार। देखिए जो मुंडा जनजाति है इनमें जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है सरहुल। जिस तरह से हम लोगों ने उराव जनजाति में भी पढ़ा उनके प्रमुख त्योहारों के बारे में, उसी तरह से संथाल में पढ़ा, तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके प्रमुख त्यौहार क्या है। तो इनके प्रमुख त्यौहार है सरहुल, जिसे बा पर्व भी कहा जाता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाता है कि जैसे सरहुल है, इसे मुंडा जनजाति में किस और नाम से जाना जाता है, तो उसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है और ये चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है, जिसे चैत माह भी कहते हैं। ठीक है, इस महीने में ये पर्व मनाया जाता है। और देखिए और भी बहुत सारे और कुछ पर्व हैं जो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नावाखानी, कर्मा, सोहराय, रोवा पूना, बतौली, फागु पर्व। देखिए नावाखानी जो त्यौहार है ना, ये इस तरह से समझिए इसमें कि जो नया फसल जब कट के घर आ जाता है और नए फसल का जब अनाज घर पे आता है तो उसी नए फसल का कुछ घर में मीठा बना के इसे चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे खाया जाता है, तो वो है नवाखानी त्यौहार। ठीक है, नवाखानी त्यौहार अधिकतर देखिए झारखंड में भी मनाया जाता है और ये त्यौहार पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये झारखंड के आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। इस जनजाति में अंतिम संस्कार में क्या क्या कार्य किया जाता है और इनके अंतिम संस्कार में क्या क्या नियम को अपनाया जाता है। देखिए मुंडा जनजाति में शवों को जलाने एवं दफनाने दोनों की प्रथा है।
ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो भी जनजातियां थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश का जब आगमन हुआ तो उस वक्त पे क्या हुआ कि ईसाई धर्म को बहुत सारे जनजातियों ने अपना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो जनजातियां वर्तमान में, उनमें से भी बहुत सारी जनजातियां जो ऐसी हैं जो अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को भी मानते हैं। तो जो ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया है उनके शवों को जलाया नहीं जाता है, तो उनको दफनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो मुंडा जनजाति में जैसे बच्चों चाहे गर्भवती महिला, इनके मृत्यु पर इन्हें क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जहाँ पे इन्हें दफनाया जाता है उसे हड़गड़ी, देखिए हड़गड़ी के बारे में मैंने उरांव का जो क्लास है उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा दिया, तो यहाँ पे बार बार समझाना उसे ज़रूरी नहीं मैंने समझा। ठीक है, तो उसे हड़गड़ी या फिर शासन दीरी कहते हैं। देखिए हड़गड़ी उरांव में ही कहा जाता है, लेकिन इन्हें मुंडा जनजाति में अलग एक नाम दिया गया है, शासन दीरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें इस तरह से सवाल बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। जैसे कि मुंडा जनजाति के अंतिम शासक कौन थे, मद्रा मुंडा। ये तो अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन गया कि मुंडा जनजाति के अंतिम शासक कौन थे, तो वो मद्रा मुंडा थे। ठीक है, मद्रा मुंडा ने ही फनी मुकुट राय, देखिए ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। फनी मुकुट राय हैं, और ये नागवंश के पहला शासक, नागवंश का स्थापना इन्होंने ही किया था, फनी मुकुट राय ने। तो देखिए नागवंश की स्थापना में तो फनी मुकुट राय ने इसे स्थापित किया ही, लेकिन इनका स्थापना करने में सबसे ज़्यादा अगर मदद किन्हीं ने किया था तो मुंडा जनजाति के अंतिम शासक मद्रा मुंडा ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। मुंडा द्वारा बनाए गए खेत को, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मुंडा जनजाति यहाँ की मूल जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेत वगैरह हैं, चाहे जंगलों को साफ करने का काम इन जनजातियों ने बहुत अच्छे से किया था। तो इनके द्वारा जब जंगल को साफ करके खेत बनाया गया था तो उसे खूट कट्टी का नाम दिया गया था। देखिए ये ना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से फिर आगे खूट कट्टी ये सब नाम आप लोगों को जब यहाँ पे शासन व्यवस्था पढ़िएगा तो आप लोगों को बार बार ये सब नाम मिलेगा। चाहे फिर आप SPT पढ़िएगा, CNT पढ़िएगा, एक्ट, उसमें भी ये नाम बहुत बार आएंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि मुंडा द्वारा बनाए गए खेत को क्या कहा जाता है, खूट कट्टी। ठीक है, और देखिए हड़िया जो एक पेय पदार्थ है पीने योग्य, ठीक है, और रानू, ये दो ऐसे पेय पदार्थ हैं जो मुंडा जनजातियों के द्वारा प्रत्येक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समझिए कि ये अगर बुक में आप लोग पढ़िएगा तो ये इस तरह से लिखा गया है कि ये गंगा जल और तुलसी जल के समान पवित्र माना गया है मतलब मुंडा जनजातियों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ शासन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को JPSC का अगर एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं तो उसमें अलग से आप लोगों को मुंडा मान की शासन व्यवस्था, इस तरह से बहुत सारे 4-5 शासन व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देते हैं कि देखिए गाँव के जो मुखिया होते हैं उन्हें मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। देखिए जो हाथू वर्ड है ना, इसका कोई और मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ही होता है गाँव। ठीक है, यहाँ का जो लोकल भाषा है उसमें हाथू का मतलब हो गया गांव, या फिर जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसे हाथू कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए जो गांव का मुखिया होता है उसे मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, और कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ना उसे पंचायत कहेंगे, मुंडा जनजाति में उसे पंचायत नहीं कहा जाता है, उसे पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, ये नाम अच्छे से याद रख लीजिए, पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, और इसका जो हेड होता है उसे मानकी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस तरह से जुड़ रहा है ये सवाल, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। देखिए फिर से इसको समझ जाइए, गांव के जो मुखिया होते हैं उन्हें मुंडा कहा जाता है या फिर हाथू मुंडा कहा जाता है, और कई गांवों को मिलाकर, एक गांव से बहुत सारे गांव मिलकर पंचायत का निर्माण हो जाएगा, तो उस पंचायत को ये पंचायत नहीं कहते, उसे पढ़ा या पढ़ा कहते हैं, और उनके जो हेड होते हैं उन्हें ये मानकी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से फिर मुंडा मान के शासन व्यवस्था शुरू हो जाएगा। उसके अलावा देखिए कुछ ये जो जनजातियां होती हैं वो जादू टोना, झाड़ फूक ये सब में विश्वास करते हैं। तो देखिए झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को, जिसमें देखिए स्पेशल नाम दिया जाता है, वो एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन वैसा बनता है। तो देखिए इनमें जो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें देवड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड है तलाक, जैसे हम लोग कहते हैं तलाक, जिसमें क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता नहीं ठीक से चलता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, तो दोनों की मर्जी से उसे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि मुंडा जनजाति में आप लोगों ने पढ़ा कि वधू मूल्य है, तो इस वधू मूल्य को लौटाया जाता है। अगर तलाक हो गया, अलग हो गए दोनों, तो फिर इस वधू मूल्य को लौटाना पड़ता है, और इसे एक अलग नाम दिया गया है जिसे सकमाचारी कहते हैं।
ये क्वेश्चन JSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम अच्छे से आप लोगों को समझाने का कोशिश भी किए और शायद आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और कुछ नया चीज़ आप लोग जरूर सीखे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो चीज़ लिखे गए हैं इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट है जो आप लोग जानते हैं और ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइए और अपना सुझाव भी दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।